तो कहां चूक हुई है, कहां चूक नहीं हुई है, इस पर तो बीजेपी मंथन करेगी, लेकिन हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय करा दें, हमारे साथ आलोक वत्स हैं जो कि बीजेपी नेता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। और शान खान हैं जो कि प्रवक्ता कांग्रेस हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और हमारे साथ ओमशील न्यूज रूम से सीधा हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। लेकिन शान खान, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। चेहरे की खुशी बहुत कुछ बता रही है, लेकिन वही हम जानना भी चाह रहे हैं और जनता भी जानना चाह रही है। सर, पहले आपसे कमेंट पहला कि कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बजरंगबली को लेकर बड़ी सियासत हुई थी। मुझे लगता है बजरंगबली तो आपके साथ आ गए। देखिए, कर्नाटका की जनता ने मोदी जी के और भाजपा के नकारात्मक एजेंडे को सिरे से खारिज कर दिया है और नकार दिया है। हर चुनाव में बार बार सांप्रदायिक और उन्मादी मुद्दों को उछालकर जनता के हित की बात ना करना, उसके बजाय ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतने की जो भाजपा की रणनीति है, उसको अब इस देश की जनता पहचान चुकी है। और इसी कारण देश की जनता इनको करारा जवाब दे रही है। चुनाव में जनता के मुद्दों की बात ना करके रोना गाना धोना और ये कहना कि मुझे गालियां दी जा रही है, उससे जनता का कोई सरोकार नहीं होता है। जनता ने साबित कर दिया है। और ये संदेश कर्नाटका से पूरे देश में जा रहा है कि यदि भाजपा आज भी जनता के मुद्दों की बात नहीं करेगी, गरीबों के मुद्दे की बात नहीं करेगी और चंद उद्योगपति और धन्ना सेठों की गुलामी करेगी, तो इसी प्रकार का परिणाम मध्य प्रदेश में भी आएगा, महाराष्ट्र में भी आएगा और केंद्र में भी भाजपा का सफाया होगा। ठीक है सर। आलोक जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, वही बात शान जी भी कह रहे हैं कि रोना गाना ये तमाम चीजें रखी गई। अगर जनता पर ध्यान दिया होता, अगर ये 91 बार वाली जो लिस्ट बनाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि कांग्रेस ने हमें गालियां दी, अगर इसकी जगह विकास को लेकर चर्चा की होती, जनता के पास गए होते, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसके साथ साथ उनको ये भी कह रहे हैं शान साहब कि मध्य प्रदेश में यही हाल होने वाला है आपका। पहले तो शान साहब को मुबारक इस जीत के लिए। दूसरी चीज, आप एक चीज देखिए कि हमारा वोट परसेंटेज 1% भी नहीं घटा है। इनके वोट परसेंटेज दूसरे जगह से शिफ्ट हो गए हैं, तो इनका ये जीत गए हैं। तीसरी बात कि यहां पर ये जीते हैं और उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में प्रचंड बहुमत से हम जीते हैं। तो लोकतंत्र में जीत हार का सिलसिला लगा रहता है। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये 41 चुनाव लगातार हारे, तो हमने तो कभी उस पर उंगली नहीं उठाई। और हम एक चुनाव हारे हैं तो ये हमको 2024 में भी विदा करने की बात कर रहे हैं। सर, एक चुनाव नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी आपकी हार हुई थी। 2 मान लीजिए, 41 चुनाव हारे हैं, 2 जीते हैं। और बूंद बूंद से घड़ा भी भरता है, ये भी आप ध्यान रखें। कोई बात नहीं है। आप क्या समझते हैं कि हम ठंडक हम टांग में तेल लगा के सोने वाले लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी की फौज नहीं करती है मौज। लग जाएगी अब दोबारा से कि आत्ममंथन करने में क्या चूक हुई, कैसे चूक हुई, कहां चूक हुई, उसको ठीक करने की कवायद में हम लग गए हैं। चूक के लिए तो शान साहब ही बता रहे हैं कि चूक कहां हुई। आप लोगों ने जिस तरीके से गालियों और इन चीजों का जिक्र किया था, इस जगह अगर विकास के काम किए होते या जनता के पास पहुंचे होते तो चूक शायद ना होती और भरपाई हो जाती है। तो शान साहब कह रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं जी सर, मुझे मत बताइए, पहले शान साहब को बताइए, जवाब शान साहब को दीजिए। अरे, आपके माध्यम से उन्हीं को बता रहा हूं। ठीक है सर। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि कर्नाटक के चुनाव को मुझे देख के लगता है जी कि सिर्फ डेवलपमेंट से ही चुनाव नहीं जीता जाता है। आज कर्नाटक देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ी है। उसका श्रेय हमारे प्रबंधन को जाता है। लेकिन फिर भी जनता ने नकार दिया, मुद्दों पर ज्यादा आकर्षित होकर हमको नकार दिया। जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि है। हम उनकी बात को सिरोधार करने वाले लोग हैं। हम तो 2 से चले थे और 303 पे पहुंच गए। आज 19 राज्यों में हम शासन कर रहे हैं और देश पर शासन कर रहे हैं। ये जनता के आशीर्वाद से ही कर रहे हैं। आगे भी ठीक है सर, हम मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ेंगे, जनता के पास जाएंगे, जनता के मुद्दों को समझाएंगे, जनता के मुद्दों को समझेंगे और अपनी विजयी पताका फहराते नजर। बिल्कुल सर। शान साहब क्या कह रहे हैं, बताइए।
देखिए भाजपा में कितना अहंकार है। अभी भी ये अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को स्वीकार करने के बजाय अहंकार की बोली बोल रहे हैं। अहंकार की क्या बोली सर बताइए। कांग्रेस मुक्त भारत, किंतु आज स्थिति ये हो चुकी है कि भाजपा मुक्त दक्षिण भारत हो चुका है। दक्षिण भारत के किसी भी प्रदेश में भाजपा नहीं बची है और धीरे धीरे ये मामला मध्य में आएगा, मध्य से उत्तर, पूर्वोत्तर में जाएगा। भाजपा सभी जगह से सफाया हो। चांद साहब, कुएं के मेढक को तालाब में जाने में टाइम लगता है, इस बात को भूलिए मत। इस बात को भूलिए मत कि कुएं के मेढक को तालाब में या समुद्र में पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। अरे आप दक्षिण ठीक है, भारत से आप मुक्त हो चुके हो। ठीक है, ठीक है, आपकी सरकार नहीं बची। ठीक है, आप दोनों मेहमानों को मैं रोकूंगा यहाँ पे। शान साहब और आलोक जी, थोड़ा आप वापस आता हूं मैं आपके पास। तो हमारे संवाददाता ओमशील सीधा न्यूज रूम से लाइव हैं, जरा उनसे अपडेट ले लेते हैं। ओमशील, क्या कुछ अपडेट है अभी? सत्यम, आप देखे होंगे कर्नाटक चुनाव में बीजेपी अपना पूरा दमखम लगाई हुई थी, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या जेपी नड्डा हो, वो अपना पूरा जोर लगाए हुए थे कि कैसे ना कैसे करके ये चुनाव जीते। पर वहां पर स्थानीय मुद्दा हावी रहा। इसका नतीजा था कि भाजपा को शिकस्त मिली और कांग्रेस जीत की ओर प्रस्थान कर चुकी है। हमारे न्यूज रूम में भी आज सुबह से लगातार जो कर्मचारी हैं, जो हमारे साथी हैं, वो लगातार हर एक सीट पर नजर बनाए हुए थे। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है योगेश तिवारी जी। योगेश जी, जिस तरीके से कर्नाटक में जो बजरंगबली का मुद्दा था वो हावी रहा, तो बजरंगबली का मुद्दा भाजपा ने उठाया, तो क्या लगता है कि भाजपा का पासा उन्हीं पे उल्टा पड़ गया? देखिए, स्थानीय मुद्दा कुछ भी रहा, लेकिन जो बजरंग दल का इन्होंने उठाया मुद्दा वो काफ़ी विफल साबित हुआ। बड़े बड़े दिग्गज जमा हुआ था। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी जी, अपने अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी, सभी लोगों ने अच्छा प्रचार किया, मेहनत किया, लेकिन उस तरह की कामयाबी नहीं मिल पाई। बहुत बड़ी असफलता है। आगामी आने वाले इलेक्शन में इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और शुरुआत हो चुकी है, और मुझे लगता है कि हो सकता है 2024 में इसका बहुत अच्छा परिणाम कांग्रेस के लिए अच्छा होने वाला है। क्या लगता है, जो राहुल गांधी चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा जो निकाले, उसका भी कहीं ना कहीं नतीजा देखने को मिला इस कर्नाटक चुनाव में? बिल्कुल, इसका तो प्रभाव पड़ा ही। थोड़ा इतना इफेक्ट तो नहीं पड़ा, लेकिन पड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं कहा जा सकता। लेकिन उससे ज़्यादा प्रभाव तो इस स्थानीय मुद्दों को लेकर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, जो कर्नाटक के मतदाताओं ने उसको समझा और अपनी मतदान के द्वारा सफल बनाया कांग्रेस पार्टी को। योगेश जी का भी साफ तौर पर कहना है कि जो स्थानीय मुद्दे रहे वो खास तौर पर कर्नाटक चुनाव में हावी रहे। हमारे साथ कुछ और सहयोगी हैं जो लगातार हर एक सीट पर पल पल की जानकारी न्यूज वॉच इंडिया के द्वारा आपको देने के लिए स्क्रीन के पीछे से लगातार काम कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे बड़े सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी विवेक जी हैं मौजूद। विवेक जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री रैली किए, वो अपना लिस्ट गिनाए, 91 बार कांग्रेस ने उन्हें गाली दी। उन्होंने अपने भाषण में यहां तक कह दिया कि जब कांग्रेस ने गाली दिया है तो जनता ने उन्हें जवाब दिया है कि जनता ने जवाब दिया है वोट के माध्यम से। तो कैसे आप इस चीज को देखते हैं? देखिए, मेन बात यह है कि कांग्रेस ने कांग्रेस की सफलता का दो मुख्य कारण है। पहले तो उसने स्थानीय मुद्दे उठाए, दूसरी बात यह है कि उसने जो 40% कमीशन की बात रही, इस मुद्दे को छोड़ा नहीं। उसने शुरू से अंत तक इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया। उसको इस तरह उठाया कि हर वार्ड, हर गली, हर मोहल्ले में इस मुद्दे को उठाया गया। और बीजेपी इस मुद्दे इस आरोप का कोई सटीक जवाब नहीं दे पाई, मतलब वो इसका काउंटर अटैक नहीं कर पाई। इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो जिस तरीके से बीजेपी लगातार अपना ताल ठोकते आती है कि हर जगह मोदी मैजिक काम करता है, हर किसी भी राज्य में मोदी मैजिक काम करता है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, तो क्या लगता है कि इस बार मोदी मैजिक कर्नाटक में नहीं काम कर पाया? देखिए, कर्नाटक दोनों में अंतर है। उससे कर्नाटक को पता है कि हम जो चुनाव डालना है वो सीएम के लिए डालना है। अब मोदी तो सीएम बनेंगे नहीं, तो इसलिए असर नहीं पड़ा। लेकिन लोकसभा चुनाव में असर पड़ सकता है, क्योंकि सबको पता है कि मोदी अगर वोट देते हैं तो मोदी पीएम बनेंगे, तो असर पड़ सकता है। तो बजरंगबली का जो मुद्दा था, बजरंगबली का मुद्दा इन्होंने उछाला, तो आपको क्या लगता है जो बजरंगबली का मुद्दा इन पर ही उल्टा पड़ गया, या फिर क्या इसका कोई इन्हें फर्क पड़ा? देखिए, उल्टा नहीं पड़ा ये कह सकता हूँ मैं। ये कहूँगा कि बीजेपी सीट पाई है, इसमें बहुत बड़ा योगदान बजरंगबली का भी है। देखिए, अगर ये मुद्दा उत्तर भारत में होता
तो निश्चित है कि बजरंगबली बहुत काम करता हो सकता है कि क्लीन स्वीप करता बीजेपी को, लेकिन दक्षिण में बजरंगबली उतने फेमस नहीं है। वहाँ के स्थानीय दक्षिण भारत के अपने अलग देवी देवता हैं, तो इसका मुद्दा उतना प्रभावशाली नहीं हुआ। इसलिए कहना गलत है कि ऐसा मुद्दा से काम किया नहीं किया, मेन बात यह है। तो उत्तर विवेक जी का भी साफ तौर पर कहना है कि जो अगर ये बजरंगबली वाला मुद्दा अगर उत्तर भारत में पड़ता होता तो कहीं ना कहीं बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती थी, पर ये कर्नाटक का चुनाव था। कर्नाटक का चुनाव अपने अलग मायनों में खास माना जाता है। वहां पे लोग मुद्दे पे वोट देते हैं और तमाम चीजें अपने सिरे से करते हैं, और जो स्थानीय मुद्दा रहता है उसी पे ज्यादा काम करते हैं। और बने रहिए आप हमारे साथ। आलोक वत्स के पास पहुंचेंगे, बीजेपी नेता हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। आलोक जी से संपर्क नहीं अभी सध पा रहा है तकनीकी खामियों की वजह से। शान खान के पास पहुंचेंगे। शान खान, जिस तरीके से आप लोगों ने बजरंग दल, पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करने की बात कही थी और इसको लेकर बीजेपी ने कहा, देखा जाए तो तमाम सियासत की और हो हल्ला भी पूरे देश में हुआ, तो क्या लगता है आपको इसी मुद्दे को लेकर क्या आप 2024 के चुनाव में भी उतरेंगे? देखिए, उन्माद और हिंसा इस स्थिति में कभी भी कोई भी प्रदेश या देश विकास नहीं कर सकता है। और जो संगठन देश की शांति को भंग करने का प्रयास करेंगे, उन्मादी कृत्य करेंगे, हिंसक कृत्य करेंगे, उनसे निपटना हम सबकी जिम्मेदारी, कांग्रेस पार्टी की भी जिम्मेदारी है और पूरे समाज की जिम्मेदारी है। तो आगे हमें लगेगा कोई भी संगठन हो, बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के कोई भी संगठन उन्माद और हिंसा को बढ़ावा देने का काम करेगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ सख्ती से खड़ी रहेगी और देश की जनता भी उसके खिलाफ सख्ती से खड़ी रहेगी। इसका प्रमाण है कि कर्नाटका की जनता ने इस बात को जानते हुए भी कांग्रेस पार्टी को जिताया कि कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल को पर प्रतिबंधित करने का वचन दिया है। तो इसका अर्थ यह कि कर्नाटका की जनता भी जानती है कि बजरंग दल एक उन्मादी संगठन है। अच्छा शान साहब, जो जगदीश शेट्टार आए बीजेपी से आपकी पार्टी में, लिंगायत समुदाय में उनकी अच्छी पकड़, क्या मानते हैं कहीं ना कहीं उनके आने से प्रभाव पड़ा है? निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता, सभी नेता जो लोग भाजपा से आए, उनकी भी भूमिका इस जीत में है। जो हमारे पुराने कार्यकर्ता थे उनकी भी भूमिका इस जीत में है। कुल मिलाकर जो जनता थी वो कांग्रेस पार्टी को चाह रही थी, वो चाह रही थी कि कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश में सरकार बनाए और इसी को देखते हुए भाजपा के लोगों ने भी कहीं ना कहीं पाला बदला और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को उन्होंने स्वीकार किया। तो सबकी सहभागिता से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से और जनता की सबसे बड़ी जो इच्छा थी उससे आज ये परिणाम आया है। और बीजेपी के लिए ये परिणाम बहुत विचारणीय है, सोचनीय है कि बार बार काट की हांडी नहीं चढ़ती है, बार बार सांप्रदायिक मुद्दों पर चुनाव की फसल नहीं काटी जा सकती है। अच्छा सर, इसकी वजह क्या देखते हैं? जिस तरीके से बीजेपी ने तमाम चीजों को लेकर रैलियां की, तमाम स्टार प्रचारक यहां से गए, लेकिन उतना असर देखने को नहीं मिला। बीजेपी ने तमाम मुद्दे जो उठाए वो हिंदू मुस्लिम को लेकर उठाए, जिस तरीके से आपने पहले भी कहा है। क्या विकास नहीं हुआ, इस वजह से बीजेपी को ये मुंह देखना पड़ा वहां पर? नहीं, बिल्कुल विकास तो हुआ ही नहीं। इनकी सरकार ने केवल भ्रष्टाचार किया, अनेकों भ्रष्टाचार पूरी सूची है, 40% रिश्वतखोरी की, जिससे जनता बहुत नाराज थी। उसके बावजूद भी ये मुद्दों पर बात करने के बजाय सांप्रदायिक और उन्मादी मुद्दे उछालते रहे। जब देश का प्रधानमंत्री किसी प्रदेश में जाकर सांप्रदायिक बोली बोलता है तब उस प्रदेश की जनता समझ जाती है कि इस प्रधानमंत्री और इस दल के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये केवल हमें भ्रमित करके, हमें उस्काकर हमारा वोट प्राप्त करना चाहते हैं। और कर्नाटक की जनता ने बहुत समझदारी से अपना मतदान किया। इसके पहले हिमाचल में क्या हुआ, हिमाचल में भी मोदी जी गए थे और वहां पर धमका कर आए थे तो यदि भाजपा हार गई तो यहाँ विकास के काम बंद हो जाएंगे। कर्नाटका में भी मोदी जी ने वही धमकी दी कि यदि हम हार जाएंगे तो विकास कार्य बंद हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप जनता को धमका नहीं सकते, आप जनता को दबा कर नहीं रह सकते, क्योंकि ये प्रजातंत्र है और भारत की जो जनता है वो अपनी शक्ति को पहचानती है। आलोक जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आलोक जी सुन पा रहे हैं? आलोक जी से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। शान साहब, आपको क्या लगता है बीजेपी में जो अंदरूनी कलह है ये हार का इनका कारण बना है? कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है? अंदरूनी कलह तो है ही भाजपा में, पर जो इनकी सोच बन चुकी है कि हम जनता के लिए काम नहीं करेंगे, इनमें एक अहंकार आ गया है कि चंद उद्योगपति और धन्ना सेठ के लिए काम करते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि चुनाव तो हम सांप्रदायिक मुद्दों पे जीती जाएंगे तो हमें लोगों के लिए काम करने की क्या हो सकता है। तो इनका जो अहंकार है वो इनको लेकर डूब रहा है। और इस तरफ कांग्रेस पार्टी है वो जनता के मुद्दों की बात करती है
जनता की और गरीब जनता की राहत की बात करती है। कैसे हम समाज के सबसे पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को, सबसे कमजोर और गरीब व्यक्ति को कैसे हम मुख्य धारा में लाएं, उनको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, देश में कैसे उनकी सहभागिता बना सकते हैं। तो इसीलिए हमारी जो विचारधारा है, जो हमारे कार्यक्रम है, वो देश की जनता को पसंद आ रही है। आलोक जी, आवाज मिल रही है आपको? आलोक जी सुन पा रहे हैं? आलोक जी से अभी हमारा संपर्क नहीं साध पा रहा, लेकिन संपर्क साधने की पूरी कोशिश करेंगे। शान साहब, जिस तरीके से भव्य जीत हुई है, इसको लेकर अब मुख्यमंत्री की भी चर्चा होने लगी है। आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, हम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाले देश में हैं, संसदीय लोकतंत्र है। यहाँ पर विधायक दल तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो निश्चित रूप से जो कर्नाटका के लिए सबसे उपयुक्त चेहरा होगा, हमारा विधायक दल, हमारा आलाकमान तय करेगा और आपको बहुत जल्द इस बात की जानकारी दे दी जाएगी। आलोक जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, मिल रही है। आलोक जी, जिस तरीके से बीजेपी में अंदरूनी कलह दिखी, जैसे कि जगदीश शेट्टार आपकी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जबकि 90% गारंटी भी आपके बड़े नेताओं ने दी थी टिकट देने की, लेकिन लास्ट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या ये भी वजह मानी जाए हार की? क्योंकि लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता उनको कहा जाता दूसरे नंबर के। देखिए, जब हार गए तो हर चीज में गलती निकाली जाएगी। अगर जीत जाते तो सारी चीजें सही ठहराई जाती। ये होता है। हमने गुजरात में पूरी कैबिनेट बदल दी, हम प्रचंड बहुमत से जीत गए, तो सब चीज जायज हो गया। यहाँ हमने उनको टिकट नहीं दिया, वो चले गए कांग्रेस में, तो ये हमारी हार का कारण आप बताने लगे। नहीं सर, सवाल तो पूछे जाएंगे ना सर, सवाल तो पूछे जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हमने वहां पर सारे कार्यक्रमों के बावजूद, अच्छे कर्म करने के बावजूद, वहां के इकोनॉमी को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ी करने के बावजूद, आपने सारी चीजें की। मैं बस आपसे इतना जानना चाहता हूं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सब कुछ मैंने, सब अर्थव्यवस्था से लेकर सारे काम अच्छे किए, अगर आपने सारे काम अच्छे किए तो आपको वहां की जनता ने ठुकरा क्यों दिया? मैंने कहा ना, कुछ चीजें जो कांग्रेस ने उनको बताई, वो उस पर ज्यादा कन्विंस हो गए और उन्होंने हमारी बातों को तजब्बो नहीं दिया। तो होता है लोकतंत्र में, जीत हार लगा रहता है। ऐसा नहीं है कि जो आदमी लड़े वो जीतता ही रहे। कांग्रेस ने 60 वर्षों तक शासन किया, अब वो कहीं नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये होता है, हम कहीं नहीं थे राष्ट्रीय स्तर पर, हम राष्ट्रीय स्तर पर छा गए हैं। तो ये जीत हार लगा रहता है। लेकिन भैया, चारों तरफ तो सफाया हो गया आपका, कहाँ हो? कहाँ 19 राज्यों में अभी भी हमारी सरकारें हैं। गिना दीजिए ना, कौन से 19 प्रदेश है तो गिना दीजिए। पूरा दक्षिण भाजपा मुक्त हो चुका है। बंगाल में आप हो नहीं, उड़ीसा में आप हो नहीं, बिहार में आप हो नहीं, झारखंड में आप हो नहीं, हिमाचल में आप हो नहीं, तो आप हो कहाँ? 19 प्रदेश कौन से गिन रहे हो आप? आलोक जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? शान साहब, नेटवर्क इशू है शायद, इस वजह से। नहीं, कोई नेटवर्क इशू नहीं है। हेलो जी सर, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? जी, अरे आप उत्तराखंड में किसकी सरकार है? गुजरात में किसकी सरकार है? मणिपुर में किसकी सरकार है? असम में किसकी सरकार है? आप बताइए। और उड़ीसा में किसकी सरकार है? बंगाल में किसकी है? झारखंड में किसकी है? बिहार में किसकी है? तेलंगाना में किसकी है? तमिलनाडु में किसकी है? वही तो बताइए। पूरा आपका सुपड़ा साफ हो चुका है। पूरा सुपड़ा। महाराष्ट्र में आपने चोरी की सरकार बनाई है, डाका डाल की सरकार बनाई है, वो भी खत्म होने वाली है। तो आप बच्चे कहाँ पर है? बताइए ना आप मुझे एक चीज सुनिए, आपके गल छोटी करने से हमारी सरकारें नहीं गिर जाएंगी। हम 19 राज्यों में सरकार में हैं। महाराष्ट्र में डाका डाल के सरकार बनाए हुए हो, हरियाणा में आपने गठबंधन करके सरकार बनाई हुई है। तो आप बताओ ना। आप ज्यादा मत बोलिए। कांग्रेस ने 90 सरकारें गिराई थी अपने रेजिम में, 90 सरकारें गिराई थी। कि आपको तो पूरा सफाया हो रखा है, आपको कोई बचे ही नहीं हो, फिर भी आपको इतना गुमान, इतना घमंड और इतना अहंकार है। केंद्र में किसकी सरकार है? वो जाने वाली है 24 में। अरे जाने वाली है, क्यों इतना अहंकार पाल रहे हो? रावण मत बनो, रावण का भी बहुत अहंकार था, उसकी पूरी लंका जल गई थी। क्यों इतना अहंकार कर रहे हो भैया? ये देश की जनता है, सत्ता की ताकत अपने पास रखती है। आपका सारा अहंकार 1 मिनट में निकाल देगी जनता।
मैंने कहा ना, अभी तो हम काबिज है ना, अरे अभी आप काबिज नहीं तो है ना। आपका कब्जा है क्या देश पे? क्या आपका कब्जा है क्या? ये तो प्रजातंत्र है, आपको सत्ता दी है और 24 में आपको निकाल भी दिया जाएगा। इतना ये अहंकार पाल के आप बैठे हो आप। आप कौन होते हैं तय करने वाले? अरे जनता तय करेगी, हम भी तय करेंगे। तो जनता को तय कर्नाटक में करने किसने दीजिए तय किया? ना। जनता ने तय किया ना कि आपको जनता निकाल को के तय फेंकना है, फेंक दिया आपको। जनता को तय करने दीजिए। वो कर्नाटक में वही हुआ, जनता ने तय किया कि आपको अरे निकाल के आइए, फेंकना है। आइए और इसी दो- तरीके से फेंका है, दूर दूर तक आइए। नहीं दिखाई पड़ रहे हो आप। ठीक है सर, ठीक है, दूर दूर तक नहीं दिख रहे हो, ऐसे फेंका हुआ है आपको। ठीक है सर, समय की कमी है सर। शान साहब आपसे फाइनल कमेंट में चाहता हूं। आइए 2024 के चुनाव में फिर तय करेंगे। ठीक है आलोक जी, आलोक जी एक सेकंड। ठीक है शान साहब, फाइनल कमेंट। मैं यही कहना चाहूंगा अंत में कि भाजपा अभी भी अहंकार में है, इनका घमंड जो है कम नहीं हो रहा है और यही घमंड इनको लेकर डूबेगा। ये जनता के मुद्दों की, गरीबों की बात नहीं करना चाहते, ये जातिगत जनगणना पे रवैया नहीं स्पष्ट करना चाहते हैं, ये पिछड़ों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, ये दलितों के, आदिवासियों के अधिकारों को हनन कर रहे हैं, ये युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, इन्होंने जनता को महंगाई से मार डाला है, इसीलिए भाजपा विलुप्त हो रही है। और देखना आप धीरे धीरे पूरे देश से भाजपा खत्म हो जाएगी और इनका संपूर्ण सफाया हो जाएगा। ठीक है सर। आलोक जी मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहता हूँ। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से तो आपको मोदी कोई जी नहीं भी रोक देख रहे सकता थे है। कर्नाटका के लिए, कोई बात नहीं है। पता नहीं आज क्या आप दशा होगी घबराइए मोदी मत। जी की, रो रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, क्या पता। एक कुएं के मेढक बन के समुद्र सागर की बात मत कीजिए। हम पूरे देश में राज कर रहे हैं जनता के आशीर्वाद से। यही अहंकार आपको लेकर डूबेगा, जो आप घमंड की बोली बोल रहे हो ना, यही लेके आपको डूबेगा 24 में। जब डूबेगा तब बताइएगा। हम जनता के आशीर्वाद से हैं। लुटिया डूब हम गई, जनता के आशीर्वाद से हैं, आपकी मेहरबानी से नहीं, आपकी लुटिया जनता डूब के चुकी आशीर्वाद से है। हैं। हमसे आपने आधी सीटें भी नहीं जीत पाए। आप सोचिए कि हमसे आधी सीटें भी आप नहीं जीत पाए, आपको जनता ने ऐसे उठा के फेंका है कि दूर दूर तक उत्तर नहीं प्रदेश दिख में रहे। क्या ठीक है हुआ? शान साहब, समय की बेहद कमी है। ठीक है उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, सर, दोनों शान मेहमानों साहब? से बहुत बहुत माफी उत्तर मांगता हूं मैं, प्रदेश क्योंकि में क्या समय की हुआ? बेहद कमी है, यहीं पर रोकना उत्तर पड़ेगा। आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो कर्नाटक में आपको बताते चले कि बीजेपी की हार हुई है और कांग्रेस की बल्ले बल्ले, क्योंकि रुझानों में कांग्रेस लगातार आगे चलती हुई दिखाई दे रही है और हार की वजह क्या है इसको लेकर बीजेपी मंथन करेगी। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज वॉच इंडिया।